दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के रोग और उपचार श्रृंखला में जीवाणु जनित रोगों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु जनित रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, भोजन विषाक्तता का कारण होता है क्या? ऑप्शन है ई कोलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई, स्यूडोमोनास या कैंडिडा। तो सही उत्तर सैल्मोनेला बैसिलाई। दोस्तों, आप जान लीजिए, सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु जो है, इसके कारण भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग होती है। ये विशेष जीवाणु जो है ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फार्मिंग और राड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। तो याद रखिएगा, भोजन विषाक्तता का कारण सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि भोजन का विषाक्त होना यानी बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। देखिए, बाटुलिज्म नामक रोग जो है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष यानी भोजन विषाक्तता से होता है। अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाटुलिज्म आपसे पूछा गया है कि क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या जल जनित विषैलापन। तो सही उत्तर बाटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकुर खांसी और टिटनेस या धनुष टंकार से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं, जो कि देखिए दोस्तों, डिप्थीरिया कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से, इसके अलावा काली खांसी हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से, और जो टिटनेस है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो उत्तर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किससे बचाव के लिए? तो उत्तर है रोहिणी यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता? ऑप्शन है देखिए, डिप्थीरिया, पोलियो, होपिंग कफ और टिटनेस। तो सही उत्तर है पोलियो के काम में डीपीटी का टीका नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है? तो उत्तर है आपका कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इनसे उपचार के लिए या इनसे प्रतिरक्षित करने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? तो याद रखिएगा, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर के एक रूप का और निमोनिया का। तो यहाँ पर दो विकल्प ए और डी दोनों ही सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है और नवजात शिशुओं में ये जीवाणु निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूकोकल संयुग्मी वैक्सीन यानी फिनोमिकल कंजक्टिव वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? आपको बताना है। तो देखिए, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है, बिल्कुल सही। और उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है
जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। बिल्कुल सही। और इस वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हैं, 3 आपका गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, भारत सहित अधिकांश देशों में न्यूकोकल संयुग्मी वैक्सीन जो है ये PCV13 प्रकार का न्यूमोकॉकस जीवाणुओं से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों में प्रभावी है। इसमें निमोनिया, तानिका शोथ या मेनिंजाइटिस और सेप्सिन शामिल हैं। 2010 में PCV7 के स्थान पर PCV13 का उपयोग होने लगा था। इसके उपयोग से उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट और एलर्जी की भी संभावनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना है। खसरा, रेबीज, पोलियो और क्षय रोग। तो क्षय रोग जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज और खसरा भी विषाणुजन्य रोग हैं, जबकि तपेदिक, टीबी या क्षय रोग संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधि यक्ष्मा और कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन्य रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो सही उत्तर यक्ष्मा यानी टीबी। दोस्तों, यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण होते हैं और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 लाख मृत्यु तपेदिक के कारण होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आधुनिक समय में ये रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है और भारत में भी इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है और टीबी आनुवांशिक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये क्षय रोग, टीबी या तपेदिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और मलेरिया। तो यहाँ पर टीबी या तपेदिक जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तपेदिक रोग का कारण क्या है? तो सही उत्तर तपेदिक रोग का कारण जो है वो एक जीवाणु है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए, स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ ये आपका सही है। आनुवांशिक रोग क्षय रोग ये नहीं है। पामा रोग, चिंचड़ी और मानसिक रोग मनोविदलता। तो आनुवांशिक रोग, क्षय रोग ये मिलान आपका सही नहीं है क्योंकि क्षय रोग आनुवांशिक नहीं है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग या टीबी के परीक्षण के लिए विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? तो सही उत्तर मैनटॉक्स का परीक्षण। याद रखिएगा, तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण के लिए टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है। इसको ही मैनटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है और इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्षय रोग। BCG यानी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या राजयक्ष्मा के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। ये टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाती है प्रभाविता उतनी ही कम होती जाती है। दोस्तों, जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है।
अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? तो सही उत्तर है बीसीजी का टीका जो है यक्ष्मा यानी आप जान लीजिए तपेदिक रोग में लगाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए आपको बताना है। तो ऑप्शन है 6 माह, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या 48 दिन। तो सही उत्तर जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? स्कर्वी-थायमिन सही है, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस सही है, टिटनेस बीसीजी सही है, मलेरिया जो है आप जान लीजिए क्लोरोक्विन। तो आप जान लीजिए मलेरिया के उपचार के लिए आप देख लीजिए क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी तो बीसीजी का टीका जो है वो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में गड़बड़ी हुई। स्कर्वी थायमिन गलत है, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस ये भी गलत है, टिटनेस बीसीजी गलत है, मलेरिया क्लोरोक्विन। तो याद रखिएगा मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन जो है दवा है। बीसीजी का टीका तपेदिक के उपचार के लिए किया जाता है न कि टिटनेस के। मलेरिया के उपचार के लिए एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमिन को विटामिन बी1 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है टिटनेस नामक रोग किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है टिटनेस को लॉकजा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। टिटनेस या धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये रोग लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है आपको बताना है। ऑप्शन है प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया या डेंगू। तो सही उत्तर है प्लेग। दोस्तों प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। यह रोग सबसे पहले चूहे को हुआ था। चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो उनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलतः रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वायु द्वारा टीबी, पानी के द्वारा आप जान लीजिए कालरा या हैजा, इसके अलावा संपर्क के द्वारा जो है ये सिफिलिस और घाव द्वारा ये टिटनेस रोग फैलता है। तो सही उत्तर 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर प्लेग, फाइलेरिया, बेरीबेरी और टाइफाइड इसमें कारक आपको बताना है। तो प्लेग जो है ये पिस्सुओं से फैलता है, फाइलेरिया ये मच्छरों से फैलता है, बेरीबेरी याद रखिएगा बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। 2, 3, 4 और 1 यहाँ पर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और किसका अंतर्व्यवहार। तो याद रखिएगा दोस्तों दंत क्षय या दांतों के क्षरण का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार है। दंत क्षय या टूथ डिके इसका मुख्य कारण सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांत के मध्य फंसे रहते हैं उनके मध्य अंतर्व्यवहार होता है। इसलिए दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। अगला प्रश्न है दंत क्षय का कारण है क्या आपको बताना है। तो बैक्टीरियल संक्रमण। दोस्तों दंत क्षरण या दंत क्षय ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना यानी दंत वल्क, दंत ऊतक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न होता है और दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटान्स और लैक्टोबैसिलस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए किस रोग के होने की संभावना होती है।
तो उत्तर है फ्लोरोसिस। दोस्तों आप जान लीजिए हैजा, टाइफाइड और कमला या पीलिया ये रोग छिछले हैंडपंप यानी पानी या दूषित जल पीने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस देखिए फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके, तो सिवाय फ्लोरोसिस के हैजा, टाइफाइड और कमला रोग होने की संभावना है। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम ये भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, आपको बताना है। चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक, तो सही उत्तर हैजा। दोस्तों हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टाइफाइड और कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं किसके, तो जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं टाइफाइड और कालरा। दोस्तों टाइफाइड और कालरा जल जनित रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड रोग का कारण सैल्मोनेला टाइफी और कालरा का कारण विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु है और पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है कैसे, तो सही उत्तर जीवाणु द्वारा। दोस्तों कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण वायरस है सिवाय एक को छोड़कर, जो है क्या, तो ऑप्शन है यहाँ पर पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ या आंत्र ज्वर, तो सही उत्तर आंत्र ज्वर। दोस्तों आप जान लीजिए गलसुआ या कंठमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बढ़ा कर देती है। पीलिया और इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग हैं। आंत्र ज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, न कि विषाणु से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो सही उत्तर आप जान लीजिए प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक औषधियाँ वो होती हैं जिनका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरेम्फिनाकाल एक प्रतिजैविक औषधि है, इसका उपयोग बैक्टीरियल उपचार में किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। और आप जान लीजिए सल्फागुआनिडीन ये भी एंटीबायोटिक दवा है, तो इसमें ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या, देखिए पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजीन और उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन यानी ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। सही उत्तर एक से अधिक सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक दवा है। ये जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है इसका प्रयोग। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, क्लोरेम्फिनाकाल, पैरासीटामोल, जाइलोकेन या क्लोरोक्विन, तो सही उत्तर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए अति प्रभावी होती हैं। इसमें क्लोरेम्फिनिकाल जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। दोस्तों आप जान लीजिए क्लोरेम्फिनिकाल जो है क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा ड्रग्स जो है कारगर हैं, तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये संश्लिष्ट दवाओं का समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन इत्यादि हैं। प्रोंटोसिल, सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। सबसे पहले सल्फा ड्रग प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी।
अगला प्रश्न है सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो उत्तर है प्रतिजीवाणुक यानी एंटीबायोटिक दवा है। कौन सा एक सल्फा औषधि है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका सीबाजोल जो है ये एक सल्फा ड्रग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषधि प्रतिरोधक के कारण है। देखिए कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति, ये गलत है। रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना बिल्कुल सही है। और पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना सही है। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। तो इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जैविक रोग जनक में बहु औषध प्रतिरोधक होने का कारण 2 और 3 हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए भारत में माइक्रोबियल पैथोजेंस में बहु औषध प्रतिरोधक यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस उत्पन्न होने का कारण सूक्ष्म जीविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास के माध्यम से होने वाला परिवर्तन, गलत रोग निदान जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधियाँ देते हैं, रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराकें लेना और बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेना। इसके अलावा पशुधन फार्मिंग में एंटीबायोटिकों का बढ़ता प्रयोग और फार्मास्यूटिकल उद्योग और अस्पतालों के अशोधित कचरे द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण, ये सूक्ष्म जैविक रोगजनक में बहु औषध प्रतिरोधक होने के कारण हैं। आइए शार्ट में देख लेते हैं रोग और उनके कारक जीवाणुओं को। हैजा तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से, कोढ़ या लेप्रोसी ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्टोमटासिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। तपेदिक क्षय रोग या एक्ष्मा ये आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से, डिप्थीरिया ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से, सुजाक या गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोरी जीवाणु से। इसके अलावा सिफिलिस जो है ये ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु से होता है। काली खांसी या कुकुर खांसी जिसको आप कहते हैं कि होपिंग कफ या परट्यूसिस, तो ये हीमोफिलिस परट्यूसिस या बोर्डेटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक रोग धनुष्टंकार, लाक जा या टिटनेस, ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मानव रोग और उपचारों के अंतर्गत जीवाणु जनित रोग और उनके उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।